गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम कुछ एरर का और भी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है पहला वो है एब्सोल्यूट एरर, राइट। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, काफ़ी सिंपल है ये। हम लोग कंसीडर करेंगे कि हम लोगों ने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, ओके, और एक्सपेरिमेंट में जो हम लोग को डाटा मिला, ओके, तो उसको ऐसे लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर A1, A2, A3 and AN be the different datas ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हम लोगों ने कंसीडर किया कि हम लोगों ने कोई एक एक्सपेरिमेंट लिया और उसका बहुत सारा डाटा है A1, A2, A3 और AN तक। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका मीन निकालेंगे। ठीक है, तो मीन क्या होगा इस सभी का, आपको पता है मीन के लिए हम सभी को ऐड करके और जितना भी डाटा लिया है सभी से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे n से डिवाइड कर दिया क्योंकि n नंबर ऑफ आइटम्स था। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हम लोग को मीन क्यों कंसीडर करना है। ठीक है, मीन हम लोग इसलिए किसी चीज़ का निकालते हैं कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल डाटा है, वेरिएबल का मतलब अगर बहुत सारा डाटा है, ठीक है, तो अगर उसका हम मीन निकालेंगे तो सबसे जो एक्यूरेट वैल्यू है वो हमको मिलता है मीन के थ्रू। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सभी का सम डिवाइड बाई n। ठीक है, अब देखो इसमें एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो एब्सोल्यूट एरर के लिए हमको पहले निकालना होगा डेल A1, है ना। तो डेल A1 कैसे निकालेंगे, A ऑफ m माइनस A ऑफ 1। ठीक है, अभी देखो आप ये जो टर्म है आपको डेल, जो सिंबल मैंने यहाँ ट्रायंगल जैसा दिया है, इसका बेसिकली मतलब होता है चेंज। ठीक है, वही हम लोगों ने यहाँ पे किया है, चेंज का मतलब डिफरेंस। मीन से हम लोगों ने फर्स्ट वैल्यू को निकाला है। सिमिलरली आप निकाल सकते हो A2 कितना होगा, AM माइनस A2। ठीक है, सिमिलरली आप निकाल सकते हो A3, ये कितना होगा, AM माइनस A3। और वैसे ही हम लोग n नंबर ऑफ डाटा के लिए इसको निकाल सकते हैं AN। ठीक है, A ऑफ m माइनस A ऑफ n। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक आज का मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट क्या है हमारा, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो देखो आप मीन एब्सोल्यूट एरर में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो डिफरेंसेस मिले हैं ना, ये सभी को हम लेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम डेल्टा ए मीन। ठीक है, इसके लिए आप ये सभी वैल्यूज को लोगे, डेल्टा A1, ये हम सभी को मोड में रखेंगे। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा मोड किस लिए लिया है, A2 डॉट 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 डेल्टा AN डिवाइडेड बाई n। ठीक है, अभी देखो आप ये जो यहाँ पे मैंने ये मोड का जो साइन दिया है, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन दिया है, इसको हम मोड बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, अगर इसमें मान लो आपको एक वैल्यू है आपके पास, सपोज माइनस डेल A1 अगर आपको कहीं मिल रहा है, अगर उसमें आप इस मोड को लगाओगे तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एरर जो हमारा है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। इसमें हम सभी जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है उसका मीन लेंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया। थर्ड देखते हैं हम, थर्ड है हमारा रिलेटिव एरर। ओके, तो रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है, देखो आप रिलेटिव एरर में हम क्या करेंगे, देखो आप इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। ओके, तो क्या करेंगे इसको, मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा ए मीन, है ना, और मीन वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, मीन वैल्यू को हम लिखते हैं ए ऑफ एम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेटिव एरर, शॉर्ट में मैं इसको आर ही लिख रहा हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आज का, वो है परसेंटेज एरर, राइट। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज एरर। तो देखो परसेंटेज एरर बिल्कुल ही सिंपल, ये जो आपका रिलेटिव एरर है ना, रिलेटिव, ये जो हम लोगों ने यहाँ निकाला, इसमें बस आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू आपको मिलेगा रिलेटिव एरर का, वो हमेशा कुछ पॉइंट में मिलता है। जैसे कि सपोज आपको मिल सकता है 0.51 या आपको मिल सकता है 0.25। ओके, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज एरर क्या करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे रिलेटिव परसेंटेज एरर, है ना। इसको आप कैसे करोगे, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाई ए ऑफ एम इंटू
100, ठीक है। और जो भी वैल्यू आएगा उसको आप परसेंटेज में लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ जो बेसिक टाइप ऑफ एरर था। अभी देखो आप इसमें जो हमारा एरर जो चैप्टर है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा इसमें होता है वो होता है कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन का एरर निकालते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपके पास कोई इक्वेशन है उसका एरर हम कैसे निकालेंगे वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये है नंबर 5। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ एक इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे कि कोई एक क्वांटिटी है x और x को मैंने लिखा है सपोज a³ b² डिवाइडेड बाई c⁻⁴ ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। ओके, तो इसको देखो आप कैसे लिखोगे। इसका एक पैटर्न होता है पार्टिकुलर, वो आपको मेमोराइज करके रखना होगा कि कभी भी कोई इक्वेशन अगर पावर के टर्म में है ना, कोई इक्वेशन है और इक्वेशन में भी कुछ टर्म पावर है, देखो आप a का पावर 3 है, b का पावर 2 है, c का पावर 1/2 है, तो इस टाइप का जो एरर का कैलकुलेशन होगा उसके लिए इसका एक फिक्स्ड पैटर्न है। उसमें आपको लिखना होगा डेल्टा x/x, मतलब x तो हमारा इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में है, डेल्टा x का मतलब हो गया चेंज इन x डिवाइड बाई x। और देखो यहाँ पे ये देखो दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है और c इसके साथ इसको डिवाइड कर रहा है, राइट। लेकिन जब आप इसको एरर के लिए कैलकुलेट करोगे तो ऐसे नहीं लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे? 3 del a/a प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हमेशा प्लस ही देना है। पावर b का कितना है 2 इंटू del b/b, ओके, प्लस नीचे वाला के लिए भी प्लस ही होगा 1/2 del c/c। तो ये एक पार्टिकुलर पैटर्न है। अगर आपको कोई भी इक्वेशन मिले है ना, तो इक्वेशन को हम ऐसे ही लिखेंगे, चाहे इक्वेशन डिवीजन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो या सम में हो, ठीक है। सम में तो वैसे होता नहीं है, जनरली आपको प्रोडक्ट में इक्वेशन मिलेगा। अगर सम में भी होगा तभी भी हम उसको वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। ओके, हम अभी इससे क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। इफ x is a² b divided by c⁻⁻1/2, okay, where the error in the measurement of a, b and c are say 2%, 1% and 1/2% respectively, okay, find error in x, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप नीट का पेपर देखोगे, मेडिकल एग्जाम का या IIT का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, हर साल आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चन मिलता है। चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व इसको हम जैसे हम लोगों ने ऊपर वाला इक्वेशन जिस पैटर्न में लिखा है ऐसे ही इस इक्वेशन को लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? डेल x/x है ना, इक्वल टू कितना होगा 2 del a/a प्लस del b/b, क्योंकि b का पावर तो 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस और देखो c का पावर -1/2 है तो आप लिखोगे -1/2 del c/c, है ना। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाला है कि हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि वेयर द एरर ऑफ a, b एंड c आर 2%, 1% एंड 1/2%, राइट। देखो यहाँ पे a, b और c का मतलब क्या हुआ? a, b और c का मतलब सिर्फ ये a, b और c नहीं है, राइट। a, b और c का मतलब है डेल a/a, b का मतलब क्या है डेल b/b एंड c क्या है? c का मतलब होगा डेल c/c का वैल्यू दिया हुआ है, राइट। तो आप कैसे करोगे? 2 इंटू a का कितना है 2 है, प्लस b का कितना है 1 है, प्लस c का कितना है? c का दिया हुआ है आपका 2%, राइट। कितना दिया हुआ? 1/2 दिया हुआ है क्या? सॉरी 1/2 है, ओके। तो ये 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको 2 इंटू 2 4 प्लस 1, ये हो जाएगा -1/4, है ना। आप एलसीएम ले सकते हैं इसके बाद। इसको कैसे करेंगे? इसको 4 एलसीएम ले लेंगे तो 20 - 1, तो कितना हो जाएगा 19/4%, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये ऑलरेडी परसेंटेज में दिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट परसेंटेज लगा दिया। अगर ये परसेंटेज में नहीं दिया होता तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता, ठीक है। तो वो जैसे क्वेश्चन आएगा तो वैसे हम देखेंगे इसको, ओके फाइन। चलिए, तो अभी देखते हैं हम एक चीज़ और। देखिए हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें एक टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, मैं एक्चुअली वो टॉपिक मिस कर गया था, है ना। उस टॉपिक के बारे में मैंने पढ़ाया था बट लास्ट का एक सेक्शन छोटा सा छूट गया था। तो वो टॉपिक था यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, है ना, जहाँ पे हम लोगों ने फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर पढ़ा था। आप लोग फर्स्ट चैप्टर देखिएगा, लास्ट सेक्शन में है बिल्कुल, मैंने नोट्स भी दिया था उसका, है ना।
तो उसमें जो फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर था, आप लोगों को याद होगा, उसमें 4 फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो देखो अब यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या होता है, हम इस टॉपिक को एक बार पढ़ेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो देखो यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब होता है। यूनिफिकेशन का मतलब होता है बेसिकली यूनाइट करना, है ना। यूनाइट करने का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ देना, है ना, या इसको ऐसे आप बोल सकते हो इंटीग्रेट करना, है ना। यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, टू इंटीग्रेट। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस का यहाँ पे बुक में क्या आपको बोलना चाह रहा है, जो टॉपिक है वो हमको ये बताना चाहता है कि देखिए हमारे पास जो भी फोर्सेस हैं, सभी फोर्सेस का नेचर अलग अलग है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो अगर सभी फोर्सेस का नेचर अलग अलग है तो उसको स्टडी करने के लिए हमको अलग अलग जॉनर में जाना होगा। मान लीजिए अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ना है तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मैग्नेट, है ना, ये सब के बारे में पढ़ना होता है। देन अगर हमको न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ना है तो फिर हमको न्यूक्लियस में देखना होता है क्या है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, बाहर में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है ना। ग्रेविटेशन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो फिर हमको अर्थ के बारे में पढ़ना पड़ता है कि सेल्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वो पढ़ना पड़ता है ना। लेकिन यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस का मतलब ये होता है कि इसमें बेसिकली हम ये हमारा क्वेरी ये है कि क्या हम एक ऐसा फोर्स डिजाइन कर सकते हैं, है ना। अब बात को ध्यान से सुनो, क्या हम एक ऐसा फोर्स बना सकते हैं या कोई हम ऐसा फोर्स डिस्कवर कर सकते हैं जिसके हेल्प से हम ये चारों जो फोर्सेस है हमारा, क्या उसको हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं। ये हमारा यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस का मेन मोटो है, ठीक है। कि जबकि हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। वैसे हमारे पास फोर्सेस तो बहुत सारे हैं, हम लोगों ने सिर्फ 4 बेसिक फोर्सेस के बारे में यहाँ पढ़ा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे पास ऐसा नहीं कि हमारे पास ये 4 ही फोर्स है, ये सिर्फ फंडामेंटल फोर्स है ना। इससे निकलने वाला और भी बहुत सारा फोर्सेज है जिसके बारे में हम अपने सिलेबस में आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ ये 4 फोर्सेस के बारे में पढ़ा। अब ये यूनिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को एक ऐसा थ्योरी डिजाइन करना है ना, एक ऐसा सिस्टम हम लोगों को बनाना है जिसमें हम ये चारों फोर्स को एक साथ पढ़ सकें और ये चारों फोर्स के बीच में हम एक इंटर रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकें। समझ में आ रहा है आपको। इंटर रिलेशन इस्टेब्लिश करने का मतलब क्या होता है। इंटर रिलेशन इस्टेब्लिश करने का मतलब ये हुआ सभी फोर्सेस को एक दूसरे से कोरिलेट करना, है ना। अब हम कोरिलेट किसी चीज़ को कैसे करेंगे, किसी चीज़ को कोरिलेट करने के लिए हमको 2 चीज़ देखना होगा, है ना। पहला कि हमारा जो फोर्सेज है ना, जो डिफरेंट फोर्सेज है उसमें हमको 2 पैरामीटर्स को स्टडी करना होगा। एक कि जो हमारा फोर्सेज है उसमें सिमिलरिटी क्या है ना, कौन कौन सा फोर्स है जिसमें थोड़ा सिमिलरिटी है, ठीक है। और कुछ कौन कौन सा फोर्सेज है जो कि थोड़ा डिसिमिलर है। समझ में आ रहा है आपको। तो डिसिमिलर जब भी होगा या सिमिलर जब भी होगा तो ये दोनों पैरामीटर को स्टडी करके हमको आसानी से पता चलेगा कि किस फोर्स को हम यूनाइट कर सकते हैं और किस फोर्स को हम डिफरेंट कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेज। ये मैंने नोट्स दिया है उसमें होगा और आप एनसीईआरटी बुक को भी रेफर कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ओके फाइन। तो ये हमारा जो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर को बेसिकली हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसमें अभी देखो इसमें कुछ एक चीज़ है जो कि मैं आपको एक बार थोड़ा सा और रिकैप करना चाहता हूँ। हम लोगों ने डायमेंशन पढ़ा था इस चैप्टर में, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। अभी देखो डायमेंशन का डायमेंशन में हम लोगों को 1-2 चीज़ और देखना होगा कि किस डायमेंशन से हम कैसे इक्वेशन डिराइव करते हैं, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी तक, ठीक है। और करेक्टनेस के बारे में तो पढ़ लिया था हम लोगों ने, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं एक चीज़ और। ओके, तो हमारा ये एक टॉपिक था डायमेंशन का और इसको हम देखते हैं। तो देखो ये हमारा बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। मतलब क्या हुआ इसका ध्यान से सुनो, बिल्कुल ईजी है, आप ये इक्वेशन को देख के डरना नहीं, ठीक है। इसमें देखो हम लोग क्या करना है, हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 2 टाइप का होता है। क्या क्या होता है, एक होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है डेराइव्ड, राइट। अब मान लो कि आपके पास कोई एक सिस्टम है जिसमें आपने सपोज लेंथ का यूनिट को, ठीक है, किलोमीटर कंसीडर किया है ना। आपको पता है लेंथ का यूनिट किलोमीटर होता है और उसको हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे ये इक्वेशन आपको मैंने पहले बताया है, आप देखना नोट्स में, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सपोज ये N1 क्या है हमारा, N1 और U1 ये हम लोग हमारा एक
सिस्टम है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक फंडामेंटल कोई सिस्टम है जहाँ पे हम लोगों ने किसी एक पैरामीटर का यूनिट को कंसीडर किया है। सपोज जैसे कि मैं बोलूँ कि लेंथ का यूनिट अगर मैंने केजी कंसीडर किया है और उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसमें, सॉरी मास का यूनिट केजी होता है, तो मास का यूनिट मैंने केजी कंसीडर किया है ना, और उसको मैं सपोज ग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम इस टाइप का इक्वेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंसीडर कर लिया U1 जो है हमारा वो है m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c। अब देखो आप इसमें हम लोगों ने U1 को क्यों कंसीडर किया है m, l और t के फॉर्म में, क्योंकि हमको पता है कि हमारा फंडामेंटल जो क्वांटिटी है ना उसका डायमेंशन को हम हमेशा m, l और t में ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसमें कर ले लिया, ठीक है। फिर देखो आप U2 को भी मैंने क्या किया, m2, l2 और t2 के टर्म में ले लिया है, पावर a, b, c कुछ कंसीडर कर लिया है ना। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब भी जैसे कि मान लो आप मास का यूनिट केजी है, उसको अगर आप से ग्राम में कन्वर्ट करोगे तभी भी तो वो ये तीनों में से किसी एक में आएगा। अगर आप लेंथ लोगे तो क्या होगा, किलोमीटर या मीटर आएगा, टाइम लोगे तो सेकंड या आवर आएगा, है ना। तो कन्वर्ट होके फाइनली ये एम, एल और टी में ही इसको पहुंचना है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखे हैं, है ना। अब ये इक्वेशन को हम 1 कंसीडर करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये होगा n1 और ये हो जाएगा m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c। सिमिलरली n2 ये क्या हो जाएगा, m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b, t2 टू द पावर c। समझ में आया। तो क्या करेंगे, अभी इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे और हमको क्या करना है, नया सिस्टम चाहिए। तो नया सिस्टम हम कन्वर्ट किस में कर रहे थे, n2 में कर रहे थे, तो n2 का वैल्यू यहाँ से क्या लिखोगे, n1, है ना। ये क्या हो जाएगा, आप देखो m1a, l1b, t1c, है ना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा m2a, l2b एंड t2c, ठीक है। इसको आप, क्योंकि ये हमारा जो पावर है दोनों सेम है, तो इसको हम एक सेम ब्रैकेट में रख सकते हैं, n1 m1 बाई m2 टू द पावर a, l1 बाई l2 टू द पावर b एंड t1 बाई t2 टू द पावर c। तो ये n2 जो होगा ये हमारा एक नया सिस्टम होगा और n1 क्या है, पुराना सिस्टम था। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो हम लोगों ने नया वाला सिस्टम का वैल्यू पुराने वाले इक्वेशन के साथ इंटरमिक्स कर दिया। m1 m2 एक साथ हो गया, ये डिवाइड होकर एक नया नंबर मिलेगा। L1 L2 एक दूसरा सिस्टम हो गया, T1 बाई T2, तो ये क्या हुआ, N2 के टर्म में हम लोगों को सारा वैल्यूज मिल गया, है ना। तो ये हमारा इस फॉर्मूला से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एक एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से देखो, ओके। और एक चीज़ है हम लोगों ने जो लास्ट टाइम जो क्लास वर्क मैंने दिया था आपको, है ना, वो क्लास वर्क में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कुछ डाउट था। तो देखो ऐसा है कि जिन लोगों ने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप में जो भी डाउट पूछा, तो मैंने उनको लाइक क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल था वो सॉल्व करके मैंने दे दिया, या फिर कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोला डाउट है बट बताया नहीं कि सर किस में डाउट है, ओके। तो आप एक काम कीजिए, आप लोगों को अगर कहीं पे कोई डाउट होता है, ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो या कहीं आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर मुझे या उसको लाइक स्नैपशॉट करके मार्क करके मुझे भेजो, तो उस हिसाब से मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और एक बात मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, अभी फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, आप लोग जो भी ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हो, है ना, और आप लोग को अगर किसी सिलेबस में लाइक फर्स्ट चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, फिजिक्स में अगर कोई डाउट होता है, तो आप डायरेक्ट स्कूल में आके इंडिविजुअली पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी देखो आप क्लासेस बंद है, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होगा तो बहुत स्टूडेंट एक साथ आएंगे, है ना। लेकिन आप लोग एक दो करके आके मुझसे टाइम लेके या किसी भी कंसर्न टीचर से टाइम लेके आप आके यहाँ पे अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और एक बात, मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। वो असाइनमेंट में मैं चैप्टर सेकंड का, बेसिकली सेकंड चैप्टर जो है हमारा, उसका मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा डिपेंडिंग ऑन योर से डायमेंशन का। ये वाला जो फॉर्मूला हमारा था, ये पावर वाला जो था, ठीक है, ये पावर वाला जो इक्वेशन है, इससे हमारा फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, और डायमेंशन से इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करना है, ये दोनों पे मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। आप उस असाइनमेंट को बना के और मुझे व्हाट्सएप पे भी आप सेंड कर सकते हैं, या तो अगर आप चाहो तो मुझे लाइक उसमें जो गूगल ऐप जो है उसमें भी आप PDF बना के सेंड कर सकते हो, ठीक है। और एक बात देखो, अभी देखो सिलेबस हमारा जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो सिलेबस जब स्टार्ट हुआ है और अभी से आप लोगों का कुछ डाउट होगा, कुछ क्वेरी होगा, और आप लोग अगर उसको नहीं पूछोगे तो फिर वो बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका अभी भी जो भी डाउट हो रहा है ना, आप उसको या तो कॉल करके पूछो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। या तो आप उसको कॉल करके पूछो या फिर व्हाट्सएप में पूछो, जैसे भी पूछो, लेकिन डाउट को मतलब उसको स्टोर करके नहीं रखो कि बाद में पूछेंगे स्कूल खुलेगा तो, क्योंकि स्कूल अभी कब खुलेगा ये आपको भी मालूम नहीं, मुझे भी मालूम नहीं है ना। तो ऐसा मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। और ये जो अभी हम लोगों ने कन्वर्सन पढ़ा, इसके लिए ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है।
क्योंकि ये बेसिकली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है ना, एक सिस्टम को हम लोगों ने दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया है। ओके, इसका ये फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखना है ना, कैसे हम हमारे पास अगर एक सिस्टम रहता है तो उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा आज का क्लास। अगर आप डाउट हो तो मुझसे प्लीज़ पूछिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।